Hello students, welcome back to the lecture video, and in this lecture video we will be covering the second chapter of economics, that is sectors of Indian economy. In the previous video of economics I discussed about what is economics, how it is related to development, your development and as well as country's development. In this chapter we are going to study about sectors of the Indian economy. We have already learned about them in the junior sections, like we have primary sector, secondary sector and tertiary sector. उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, and we will be learning about how these three sectors are interrelated and how they help us to understand Indian economics. Now see these pictures. यहाँ पे आप देखिए इस पिक्चर में there is a postman. In the second picture you will see a coolie. In the third picture there is a laborer who is making bricks. Then in this picture a lady is selling the garments in her shop, and in this picture you will see two ladies plucking the cotton buds from the plant. So all these are working and they belong to different sectors. Now we will study about them. अब जो ये एक्टिविटीज़ आपने पिक्चर में देखी उनमें से यही पता लगता है कि अलग अलग काम कर रहे हैं. There are many activities that are undertaken by directly using natural resources. Take for example the cultivation of cotton, जो कि आपको इस पिक्चर में दिखा. Now let's take an example of milk. अगर हमें मिल्क चाहिए तो हमें एनिमल्स से मिल्क प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है. उसके लिए हमें एनिमल्स चाहिए, चारा होना चाहिए, हमारे पास फॉडर होना चाहिए. और एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मिनरल्स एंड ओर्स, जिससे हमारे ओर्स वो चीज़ें होती हैं जिससे हमें मेटल्स मिलते हैं, ठीक है, लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है. और मिनरल्स हो गए जैसे आपके माइका एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, तो ये हमें नेचुरली मिलते हैं. व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सपोर्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर. आपने बचपन में भी पढ़ा, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये रिलेटेड होती है नेचुरल रिसोर्सेज से. सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि इस सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, ठीक. सेकेंडरी सेक्टर. अब ये सेकेंडरी सेक्टर क्या होते हैं? ऑल दीज नेचुरल थिंग्स आर कन्वर्टेड इनटू अ डिफरेंट थिंग, लाइक फॉर एग्जांपल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ. अब हम स्पिन यार्न मतलब धागा बनाते हैं और क्लॉथ को वीव करते हैं, उससे कपड़ा बनाते हैं धागे से, ठीक है, वीविंग करके. फिर जैसे हम शुगर के इनको रॉ मटेरियल यूज करके गुड़ बनाते हैं या शुगर बनाते हैं. सो वी आर कन्वर्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इनटू अ डिफरेंट रिसोर्स, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर. अब देखिए जो ब्रिक्स होती हैं, आप कच्ची मिट्टी की जो ईंटें बनती हैं जिससे सीमेंट लगाकर फिर घर पे कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग्स में लगाई जाती हैं, तो उनको बनाया जाता है मिट्टी से, ठीक है. फिर उनको पकाया जाता है चिमनीज में एंड दे आर मेड स्ट्रॉन्ग. तो ये भी एक तरीके का क्या है, आप उसमें नेचुरल प्रोडक्ट का यूज करके एक नई चीज बना रहे हैं, दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर. इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं बिकॉज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, चीजें बनाई जाती हैं, और चीजें कहाँ बनाई जाती हैं? इंडस्ट्रीज में बनाई जाती हैं. अब प्राइमरी और सेकेंडरी तो हमने पढ़ लिया. तीसरी जो कैटेगरी है वो है टर्जरी सेक्टर की. अब ये क्या है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है. सो टर्जरी सेक्टर एक्ट एज ए सपोर्टर एंड दीज आर द एक्टिविटीज दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स. अब ये जो टर्जरी सेक्टर होता है, इसकी जो एक्टिविटीज होती हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में मदद करती हैं. फॉर एग्जाम्पल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स और ट्रेन्स, और वो ट्रक और ट्रेन क्या है? हमारा टर्जरी सेक्टर में आता है, ठीक है. फिर गोडाउन्स हमारे वहाँ पे स्टोर करना होता है, उसके लिए हमें बात करनी होती है, उसके लिए हम टेलीफोन यूज़ करते हैं. पैसे चाहिए हमें, उसके लिए बैंकिंग का यूज़ करते हैं, मनी बोरो करते हैं बैंक से. ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सब क्या है? ये सब टर्जरी सेक्टर है. सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड्स. अब ये चीज़ें बनाती नहीं है सर्विस सेक्टर, ये चीज़ों को एक तरीके से डेवलप करती है, ये सर्विस प्रोवाइड करती है. लाइक ट्रांसपोर्टेशन में कोई नई चीज़ नहीं बन रही है,
एक सामान को दूसरी जगह, एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह लिया जा रहा है, तो इट इज अ सर्विस, ये कार्य करा जा रहा है, काम हो रहा है वहां पे, सो इट इज अ सर्विस सेक्टर। टर्जरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। In the recent time, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call centers, software companies, etc. have become important. अब आप देखेंगे नेटवर्क एडवांसमेंट होने से, इंटरनेट के आने से, नाउ वी आर हैविंग 4G नेटवर्क एट आवर फोन ओनली। आप खुद देखिए, आप एक फ़ोन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। When I was a kid, it was a luxury to have a phone. Now you are learning with these online lectures through your phone. So that is the advancement we are having, and that comes under service sector. यहाँ पिक्चर आप देख सकते हैं, प्राइमरी की, सेकेंडरी की और टर्जरी की, खुद देख सकते हैं यहाँ पे। इनको हम बोलते हैं, जो प्राइमरी सेक्टर है उसे एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, टर्जरी को बोलते हैं आप सर्विस सेक्टर, और सेकेंडरी को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो कि मैन्युफैक्चर करता है गुड्स को। गुड्स मतलब होता है चीज़ें, मटेरियल, ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं, हमारे यूज़ आता है। और टर्जरी क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है, ये कोई नई चीज़ नहीं करता। जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, स्टोरेज डिपार्टमेंट, ऑल दी सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड इज कॉल्ड टर्जरी सेक्टर। आई थिंक दैट यू आर क्लियर। जो सेकेंड इसका टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। अब हम तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। The three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. The next step, therefore, is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. In an economy, there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. अब तीनों sectors हैं, सब में एक तरह की पॉपुलेशन काम नहीं करती। जो प्राइमरी सेक्टर्स में है उसमें फार्मर्स ज़्यादा काम करते हैं, जो सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रियल वर्कर्स काम करते हैं, और जो टर्जरी सेक्टर में है जिनको एडवांसमेंट नॉलेज है आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो काम करते हैं। तो हम इन सब गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट कैसे करते हैं? एंड हाउ डू वी नो कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है ईच सेक्टर में? विद सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, इम्पॉसिबल है एक तरीके से सबको कैलकुलेट करना। यू माइट ऑल्सो वंडर हाउ वी एड अप कार्स एंड कंप्यूटर्स एंड नेल्स एंड फर्नीचर, इट डोंट मेक सेंस। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी वैल्यू कैसे पता लगे कि हम कितने रुपीस का वो प्रोड्यूस कर रहे हैं टोटल। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। उससे पहले आप एक चीज़ जानिए, जो हम वैल्यू निकालते हैं वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की निकालते हैं, इंटरमीडिएट्स की नहीं निकालते। अब ये चीज़ क्या है, एग्जाम्पल दूंगा आपको एक, ध्यान से देखिए। एक फार्मर है, उसने 1 kg गेहूं, ठीक है, 8 रुपये का बेच दिया फैक्ट्री को, 8 रुपये किलो में, ठीक है, बेच दिया। अब फैक्ट्री क्या करती है, उसको पीस के आटा बनाती है, ठीक है, और बिस्किट कंपनी को वही 1 kg आटा 10 रुपये में बेच देती है, ठीक है। अब वो बिस्किट कंपनी क्या करती है, उसमें शुगर ऐड करती है, ठीक है, और ऑयल ऐड करती है और उसका बिस्किट बनाती है, जो कि 60 रुपीज़ का बनता है, जिसमें आपके 4 पैकेट बिस्किट बनते हैं, 15 रुपीज़ ईच, ठीक है। ये चीज़ ध्यान हो गई आपको, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो गेहूं बेचा था वो 8 रुपये किलो था। फिर गेहूं से जो फैक्ट्री ने बिस्किट कंपनी को भेजा, वो आटा 10 रुपये किलो में बेचा। बिस्कुट फैक्ट्री ने बिस्किट बनाया और उसी को 60 रुपये का बेचा, तो वो उसकी वैल्यू होगी? नहीं, ये चीज़ आप भुला दें। आप ना ही उस 8 को काउंट करेंगे, ना ही उस 10 को काउंट करेंगे। हम काउंट करेंगे फाइनल गुड, जो वैल्यू है फाइनल गुड की, जो कि क्या है, 60 रुपीज़, 15 रुपीज़ पैकेट ईच, ठीक है। अभी हम क्यों करते हैं? बिकॉज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब क्या है, सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि जो बिस्कुट का जो आपका जो पैसा है, जिसमें 60 रुपये मैंने ऐड लिखे उसके, वो 60 रुपये में वो वीट की कॉस्ट भी है और वो आटे की कॉस्ट भी है, ठीक है। आटे की भी है और वीट की भी है, शुगर की भी है और ऑयल की भी है और मैन्युफैक्चरिंग की भी है, सबकी कॉस्ट जुड़ी हुई है।
तो उसका फाइनल वैल्यू क्या हुई, 60 रुपए। ठीक है, जिसमें आटे की कीमत भी थी, गेहूं की कीमत भी थी, शुगर और ऑयल की भी मिली हुई है। ठीक है, हेंस द वैल्यू ऑफ ₹60 फॉर द बिस्किट्स फाइनल गुड ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फ्लोर आटा। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड। ठीक है, समझ गया। इसलिए अगर हम सेपरेटली ऐड करते जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम फाइनल गुड करते हैं ऐड। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। हम अगर जब इस पूरे वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं और हर सेक्टर का हमें वैल्यू प्रोडक्शन मिल जाता है एक साल का, एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जितनी भी वैल्यूज, जितनी भी चीजें बनी है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, और जितनी भी सर्विसेज हमने दी है टर्जरी सेक्टर में, उन तीनों की वैल्यू एडअप करते हैं और जो अमाउंट आता है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री एक साल में। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, और ये जीडीपी बताता है कि एक कंट्री कितनी अमीर है, उसकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। इन इंडिया द मैमथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो इसको देखती है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज collects information relating to the total volume of goods and services and their prices and then estimates the GDP। अब देखिए, सिंपल सी बात है, जितने भी स्टेट हैं सब स्टेट अपने डेटा देते हैं मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री उसको डेटा को एक तरफ कंपाइल करता है और हमारा जीडीपी कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब चेंजेस क्या क्या हैं सेक्टर्स में वो देखिए। पहले जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई तो प्राइमरी सेक्टर पे बहुत फोकस था, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा था और हम एग्रीकल्चर पे प्रोड्यूस करते थे। धीरे धीरे करके हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंट्री करी, लेकिन हम उतने स्पीड से नहीं बढ़ पाए जितने हम एग्रीकल्चर में थे। देन केम द टर्जरी सेक्टर, दैट इज द सेकेंडरी सर्विस सेक्टर, उसमें हमने बहुत अच्छे से वो करा। हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर्स। अब इस पैराग्राफ में हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए सेक्टर्स में। तो पहले जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी, वी गॉट इंडिपेंडेंस, द प्राइमरी फोकस वाज ऑन प्राइमरी सेक्टर, द एग्रीकल्चर सेक्टर। लेटर व्हेन द इंडस्ट्री सेटअप, हम लेबर को जो हमारे फार्म्स में काम करता था वो दे शिफ्टेड टू द फैक्ट्रीज और वहाँ पे काम करने लगा। वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग थिंग्स एंड लेटर आफ्टर फ्यू ईयर्स, after 100 years, there have been a further shift from secondary to the tertiary sector in the developed countries। तो जितनी भी developed countries हैं like अमेरिका एंड फ्रांस पे एक तरीके से आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चर से लोग टर्जरी जो कि सर्विस सेक्टर है उसमें बढ़ने लग गए। और इंडिया भी आप अगर देखेंगे अभी पिछले 20 सालों में तो पैराडाइम शिफ्ट किया है अपना, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से हम बढ़ रहे हैं सर्विस सेक्टर में आ गए हैं। और हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है अभी। अब यहाँ देखेंगे जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। द फर्स्ट ग्राफ इज फ्रॉम 1973 एंड 74 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स अगो। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन में आपका टर्जरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर आपको दिख रहा है, प्राइमरी दिख रहा है। जीडीपी इन करोड़ है तो 5 लाख करोड़ आप यहाँ पे देख रहे हैं। 5 लाख करोड़ जो है आपका जीडीपी है हमारा उसके आसपास 1973 में, जिसमें से मोस्ट हाफ ऑफ देम जो 2.5 लाख करोड़ जो हमारा रुपीस है जीडीपी में वो प्राइमरी सेक्टर का है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर का थोड़ा है और टर्जरी का भी है। लेकिन अगर 2013 एंड 14 आप कंपेयर करेंगे, नाउ वी हैव रीच्ड टू अ लेवल जो हमारा जीडीपी जो है 55 लाख करोड़ रुपीस, और उसमें से आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पार्ट इज फ्रॉम टर्जरी सेक्टर। तो आप देख सकते हैं द बिगेस्ट, यू कैन सी क्लियरली कि कितना चेंज आया है सेक्टर्स में। अब हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा सर्विस सेक्टर पे हो गई है। नाउ लुक एट द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्जरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। 2013-14 का डेटा है,
टर्जरी सेक्टर है सबसे ज़्यादा इमर्ज हुआ है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। 2013 और 14 का डेटा है जिसमें ये बताया गया है कि जो टर्जरी सेक्टर है उसने प्राइमरी सेक्टर को पीछे पछाड़ दिया है। ठीक है, अब हमारे टर्जरी सेक्टर्स में आता क्या क्या है। फर्स्ट, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, post and telegraph offices, police stations, courts, village administrative office, municipal corporations, defense, transport, banks, insurance companies are required. These can be considered as basic services. ये जो services हैं basic हैं, ये किसी भी country में होनी चाहिए और government जो है उसकी responsibility क्या है, ये सब service provide करना। फिर industry के development के लिए, ठीक है, the development of एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज, जब हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करते हैं साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी इम्प्रूव होता है, ट्रेड व्यापार इम्प्रूव होता है। अब जब आप इतना सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं क्रॉप्स का, हमारे फूड आइटम्स का, तो उसे स्टोरेज भी चाहिए, ठीक है, और ये सब चीज़ें चाहिए और इनके लिए हमें सर्विसेज चाहिए होती हैं। ठीक है। थर्ड, एज इनकम लेवल राइजेस सर्टेन सेक्शंस ऑफ द पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज। जैसे कि अगर पैसा आता है इंसान के पास तो वो घर पे नहीं बाहर जाके खाना पसंद करता है, घूमना पसंद करता है, शॉपिंग करना पसंद करता है। अगर उसको हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पसंद नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाना पसंद करता है, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ना पसंद करता है या कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहता है। सो ये सब चीज़ें जब एक डिमांड जागृत होती है, डिमांड पैदा होती है, देन ओनली द प्रोडक्ट राइजेस। और सर्विस सेक्टर तभी आए जब लोगों के दिल में डिमांड हुई इन सब चीज़ों की। पास्ट डेकेड्स में, मतलब कि पिछले 10 सालों में नई सर्विसेज आई हैं जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे आपके 4G फ़ोन्स आप देख सकते हैं, और IT सेक्टर बहुत इम्प्रूव हुआ है। कॉल सेंटर्स जो हैं हमारे कंट्री में बहुत बड़े हैं। एट वन एंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड। ये पेपर में आया था इस बार 2020 के बोर्ड एग्जामिनेशन में कि जो सर्विस सेक्टर होता है वो इक्वल नहीं होता सब एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इसका आंसर यहीं से मिलेगा। देखो, सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। एट वन एंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोगों को स्किल आना चाहिए, लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, देन ओनली दे विल बी एबल टू वर्क। At the other end, there are very large number of people working engaged in services such as small shopkeepers. अब देखो, एक सर्विस तो होती है IT सर्विस जिसमें स्किल्ड वर्कर चाहिए, उनके पैसा ज़्यादा होता है, सैलरी अच्छी मिलती है। दूसरे एंड पे सर्विस है जो शॉपकीपर्स होते हैं, रिपेयर, मोटर रिपेयर पर्सन होते हैं, ट्रांसपोर्ट पर्सन होते हैं, उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता। These people barely manage to earn their living. And yet they perform these services because no alternative opportunities for work are available for them. उनके लिए दूसरा काम है ही नहीं। Hence, only a part of this sector is growing in importance. You shall read more about this in this chapter. तो ये जो पैराग्राफ है ये आपका आया था इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में, और 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आया था और आपको ये लिखना था उसमें। At a remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of 3 sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. यहाँ आप देखिए कि सर्विस सेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़्यादा GDP दिया है हमारी कंट्री को, बट एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं दे पाई है। अब देखो एम्प्लॉयमेंट रेट देखिए यहाँ पे 1972 से 73 कंपेयर करते हैं तो 74% उस समय एग्रीकल्चर में था। अब कितना है 2011-12 में? 50%। सिर्फ 20% का डिफरेंस है, कुछ नहीं होता उतने से। और आप जब देखेंगे GDP में डिफरेंस तो बिल्कुल जमीन आसमान का है। प्राइमरी 40% था, घट के कितना गिर गया, ठीक है, 10% पे आ गया है। सर्विस सेक्टर पहले कितना था? 50% था, अब वो 70% के आसपास हो गया है। जबकि एम्प्लॉयमेंट रेट में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं आया, पहले 15% थे, अब 27% है। तो ये हमें बताता है कि एम्प्लॉयमेंट अभी भी सर्विस सेक्टर में नहीं मिला है लोगों को। उसका रीज़न ये है बिकॉज सर्विस सेक्टर नीड्स स्किल पर्सन एंड वी आर लैकिंग द vocational training and skill institutions in our country. First part of the chapter and the second part will be coming soon, and go through this chapter, read this chapter at home, read the NCERT. You will be able to make out what I am trying to say, and till then take care. Jai Hind.